हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस के लिए चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। हालांकि यूपीपीसीएस की जो एग्जामिनेशन डेट था 24 मार्च से कम करके 17 मार्च कर दिया गया है। इसलिए तैयारी को अपने क्या है आप लोग धार दें तेजी के साथ। तो आज हम बात करेंगे, आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी। जो क्या होगा, तीसरा जो इसका खंड हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया। हमने पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविजंस थे, हमने सारे प्रोविजंस को क्या है लगभग कवर कर लिए थे। और आज की क्लास में बात करेंगे हिस्ट्री का थर्ड पार्ट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? यूरोप वासियों के आगमन से। ठीक है, उसके बाद उत्तर मुगल काल की बात करते हैं कि किस तरह उत्तर मुगल काल में क्या होता है कि फॉल होता है मुगल एम्पायर का। तो अब से सबसे पहले हम बात करेंगे आज यूरोप वासियों के भारत आगमन की। ऐसी क्या परिस्थिति पड़ेगी कि यूरोप वासी स्पेन, पुर्तगीज, ब्रिटिश, डेन, स्विस, फ्रांसीसी क्या है भारत आए या भारत आने को मजबूर हुए। ये तो हम जानते हैं कि जो भारत का इतिहास रहा है एंशिएंट इंडिया से लेकर मध्यकाल तक, ठीक है, वो क्या रहा है? बहुत ही व्यापार वाणिज्य में, धन धान्य में, संपदा में वैभवशाली रहा है। तो इसके प्रति क्या है, बाहरी जो आक्रांता रहे हैं, चाहे कोई भी रहा हो, महमूद गजनवी रहा हो या मोहम्मद गोरी रहा हो, कासिम रहा हो, ठीक है, या अब्दुल अहमद शाह अब्दाली रहा हो, नादिर शाह रहा हो, ये सब क्या है? इनका एक ही उद्देश्य रहा है, भारत से धन प्राप्त करना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, तो चूंकि भारत का जो व्यापार रहा है प्राचीन काल से ही, एंशिएंट इंडिया से यूनान देश के साथ रहा है, ग्रीस के साथ रहा है। ठीक है, मध्यकाल में भी ये व्यापार चल रहे थे यूरोप देशों के साथ। ओके, और यूरोप देशों के अंदर क्या ये छवि भारत की पहले ही क्या है बनी हुई थी, एक आर्थिक संपन्न देश के रूप में, धन धान्य के रूप संपन्न देश के रूप में। ठीक है, संपदा संसाधनों के प्रचुर मात्रा भारत में है, ये भी छवि के मनों में क्या है रवि हुई थी। तो मध्यकाल तक जो यूरोप के साथ व्यापार हो रहा था वह 3 मार्गों से हो रहा था बेसिकली। जैसे फारस की खाड़ी, ठीक है, दूसरा लाल सागर होते हुए, तीसरा जो था जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है कश्मीर के ऊपर, वहां जो दर्रे हैं, बहुत सारे अनेक दर्रे, उन दर्रों से होकर क्या है यूरोप तक, मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक व्यापार हो रहा था। तो फारस की खाड़ी होते हुए इराक, तुर्की स्थल मार्ग से जाते थे व्यापारी, फिर समुद्र मार्ग से कहां पहुंचते थे? वेनिस, जेनेवा, इटली। ठीक है, और लाल सागर होते हुए मिस्र की सिकंदरिया बंदरगाह से होते हुए, फिर भूमध्य सागर होते हुए कहां पहुंचते थे व्यापारी वर्ग? वेनिस, जेनेवा। और जो तीसरा मार्ग था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी दर्रों से होकर मध्य एशिया होते हुए रूस जाता था, रूस से होते हुए फिर बाल्टिक सागर को पार करके पूरे यूरोप में क्या है व्यापार वाणिज्य फैला हुआ था या होते थे। ठीक है, क्योंकि एशिया का जो व्यापार था वह किनके हाथों में था? अरब वासियों के हाथों में था, अरब के लोगों में था। ओके, और जो हम यूरोप की बात कर रहे हैं, भूमध्य सागर की बात कर रहे हैं, उस पर एकाधिकार जो था या महत्वपूर्ण जो हाथ था वह किसका था? इटली के व्यापारियों का था। ओके, तो एशिया का जो व्यापार पर एकाधिकार था या महत्वपूर्ण स्थान था वह थे अरब वासियों का, और भूमध्य सागर जो यूरोप में जो व्यापार होते थे उसका किसके हाथों में थी? इटली के व्यापारियों के हाथों में। चूंकि इटली में गर्म मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी और इसकी कीमत भी क्या है यूरोप में बहुत ज्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि जो ही सर्दियां आती थी या ठंडी आती थी, जाड़ा आता था, ठीक है, तो इन मसालों की मांग क्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। क्यों बढ़ जाती थी? क्योंकि जो यूरोप के लोग हैं ठंडी में
गर्म भोजन यानी कि मांस पर ही क्या है उनका जीवन आधारित रहता था। तो इन मांस के ऊपर क्या है, ये काली मिर्च के जो मसाले हैं छिड़क कर और नमक लगाकर उसको खाते थे, और पूरे ठंडी के सीजन में क्या है अपना जीवन को बचाते थे, ठीक है, ठंड से। तो इसलिए क्या है गरम मसालों का, खास करके काली मिर्च का क्या यूरोप में काफी ज्यादा मांग थी। चूंकि व्यापार अभी इन तीनों मार्गों से हो रहा था, फारस की खाड़ी, लाल सागर और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दरों से ऐसा। लेकिन होता यह है कि 1453 में 1453 में एडी में जो तुर्की साम्राज्य था, तुर्की साम्राज्य तुर्कियों ने क्या किया, जो इस्तांबुल है, आज का इस्तांबुल, वह क्या है एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस पर अधिकार हो गया तुर्कियों का, और तुर्कियों ने क्या किया, अपने क्षेत्र से व्यापार करने का अधिकार की मनाही कर दी, ठीक है, पूर्णतः। इसलिए अब यूरोप वासियों को क्या करना था, एक नए व्यापारिक मार्गों की खोज करनी थी, भौगोलिक क्षेत्रों की खोज करनी थी, भौगोलिक क्षेत्रों की खोज हो रही थी, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया देशों यानी इंडिया, इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने के लिए। तो इसी क्रम में यूरोप वासियों और द्वारा क्या किया गया, बहुत सारे भौगोलिक मार्गों की खोज की गई, ठीक है। जो पश्चिमी यूरोप के जो नवीन राज्य थे अभी, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, इन्होंने क्या की, नए मार्गों की खोज की। सुना ही होगा हमने, इस कोलंबस कहाँ के थे, स्पेन के। हालांकि वो निकले थे भारत की खोज करने के लिए, पहुंच कहाँ गए, अमेरिका। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, अमेरिका की खोज की। वास्को डिगामा अब्दुल मुनीद की मार्गदर्शन में क्या है, भारत पहुंच गया, पुर्तगीज। चूंकि 15वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ था यूरोप में, जो जहाजरानी उद्योग है और नौ परिवहन विज्ञान इसमें काफी प्रगति हो चुकी थी। जैसे दिशा सूचक यंत्र, कुतुबनुमा, क्या नाम था दिशा सूचक यंत्र का, कुतुबनुमा, उसकी खोज हो चुकी थी। तो समुद्री मार्गों में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या ये दिशा दिखाता था, सही मार्ग बताता था, ठीक है। और पुनर्जागरण भी हुआ, रिनेंसा भी हुआ, और रिनेंसा होने के कारण, पुनर्जागरण होने के कारण क्या हुआ, यूरोप वासियों में और लोगों, वहां के लोगों में क्या हुआ, उद्यम की भावना पैदा हुई। इसलिए नए भौगोलिक आविष्कार हुए, व्यापार मार्गों की खोज हुई, ठीक है। इसमें सबसे अग्रणी था पुर्तगाल अग्रणी इसलिए भी था क्योंकि जो वहां के राजकुमार थे, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने सतत प्रयास किया नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों को खोज के लिए, और उसने आसान भी बना दिया। तो नेविगेशन जो आज हम देखते हैं, नेविगेशन जो दिशा बताता है, आई थिंक इन्हीं प्रिंस हेनरी के नाम पर ही रखा गया होगा, आई थिंक। इसी क्रम में एक पुर्तगीज नाविक बार्थोलोमो डियाज, ठीक है, बार्थोलोमो डियाज 1487 में, 1487 में कहां पहुंचता है, अफ्रीका, ओके। अफ्रीका का जो निचला पोर्शन है, ठीक है, अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो जो अफ्रीका का ये निचला पोर्शन है, और इंडिया कहां है, यहां। इसको क्या कहते हैं, केप गुड ऑफ होप। तो बार्थोलोमो डियाज कहा है केप गुड ऑफ होप, यानी उत्तम आशा द्वीप, उसने कहा क्या नाम रखा, उत्तम आशा द्वीप, होते हुए, सॉरी, इंडिया तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसने क्या किया, इस मार्ग की खोज कर दी थी पहले ही 1487 में। किसने, बार्थोलोमो डियाज ने 1487 में। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए दूसरा व्यक्ति कौन आता है, वास्को डिगामा, और कहां पहुंचता है, ये केरल का एरिया, केरल में उसमें शासक थे जमोरिन, ठीक है, ओके। तो उत्तम आशा
उत्तम आशा द्वीप या अंतरीप की खोज किसने की? बार्थोलोमो डियाज ने 1487 में, जिसे केप गुड ऑफ होप कहते हैं, निचला पोर्शन अफ्रीका का। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में जो मेनली निर्यात किए जाते थे यूरोप को, वो कौन कौन से थे? कौन कौन से? जैसे मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, ठीक है, लाख, ये सब इसी मालाबार तट से किए गए, पहले से हो रहे थे। ठीक है, उन तीनों रास्तों से जो हमने अभी बात की। सूती कपड़ा का भी, ठीक है, नील, सूती कपड़ा, नील, जड़ी बूटियों की क्या है? निर्यात मालाबार तट से पश्चिमी यूरोप को किया जाता था, मध्य एशिया होते हुए। ओके, तो ये सब कारण थे क्या? कि यूरोप वासियों के भारत आगमन के। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पुर्तगीज की। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं क्रम, आगमन का क्रम क्या है, कौन सा देश पहले आया और कौन सी कंपनी क्रम वाइज पहले बनी। तो यहां हम देख रहे हैं, जो चार्ट में नोट किया है, इसमें सबसे पहले आगमन का क्रम क्या है? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, फिर स्विच। तो ये क्रम है 6 देश के आने के। ठीक है, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, स्विच। लेकिन जब कंपनी बनी तो सबसे पहले कंपनी बनी पुर्तगालियों की, एस्तादो इंडिया कंपनी। ठीक है, दूसरी कंपनी बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम भली बात परिचित है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? अंग्रेजों की। ठीक है, तीसरी जो कंपनी बनी वेरिंगडे इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, वह थी डचों की। हालांकि क्रम ऊपर नीचे है, ये कंपनी बनने का क्रम है। ठीक है, डेनों की बनी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसियों की बनी कंपनी इंडसे ओरिएंटल कंपनी, स्विच की बनी स्विच इंडिया कंपनी। ऊपर का जो क्रम है और फोर्थ क्रम से लेकर क्या है? सेम क्रम है, सिर्फ चेंजेस कहां है? क्रम बनने में। ईस्ट इंडिया कंपनी यह है किसकी? अंग्रेजों की, और डच जो है बेरिंगडे इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी डचों की है। तो जब अगर क्रम देश के आने के क्रम में पूछता है तो हमारा क्रम ये होगा, और कंपनियों के बनने के क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्रम ये होगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी बनी, फिर हम यहां रखेंगे अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिशर्स, फिर डच रखेंगे, बाकी सेम है डेन, फ्रांसीसी, स्विच। क्रम दो ही यहां चेंज हो रहे हैं, डच और अंग्रेज में कंपनी बनने में। ठीक है, तो ये आगमन का क्रम है और कंपनी बनने का क्रम हमने बात की। आज हम जो बात करेंगे सिर्फ पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या? पुर्तगालियों के भारत आने का क्रम, यानी वे व्यक्ति जो भारत आए पुर्तगाल से, उनका क्रम की बात कर रहे हैं। तो हमने भी बात की, वास्को डी गामा केप गुड होप होते हुए कहां पहुंचा? कालीकट। ठीक है, ये कहां आता है? कालीकट, यानी केरल। केरल में जगह है कालीकट, कप डाबू जगह है, वहां पर उतरा। जमोरिन वहां के शासक थे, उन्होंने क्या किया? इसका स्वागत किया। जमोरिन किसी का नाम नहीं है शासक का, एक उपाधि है जो परंपरागत तौर पर क्या है? चली आ रही थी। जो भी शासक बनता था उसे क्या कहते थे? जमोरिन। ठीक है, तो जमोरिन ने, केरल के शासक ने क्या किया? कालीकट के वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसने अपना बेड़ा कालीकट में उतारा, जहाजों का बेड़ा। ओके, ये पहुंचा कैसे इंडिया? एक गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मुनीद। कौन? अब्दुल मनीद या मुनीद, जो भी हो। ठीक है, तो इन्हीं के मार्गदर्शन में यह क्या है? भारत तक पहुंचा। ओके, वास्को डी गामा आ जाता है 1498 में, मई 1498 में, कालीकट केरल, अब्दुल मुनीद के मार्गदर्शन में। ठीक है, इसमें इतने ही फैक्ट्स हैं, इसके ज्यादा नहीं है। हालांकि वास्को डी गामा आता है, वो बस जाता है, फिर दोबारा भी आता है। कब? दोबारा भी ये आता है कब? 1502 ईस्वी में। ठीक है, 1502 में भी आता है, 2 बार भारत आता है वास्को डी गामा, इसको ध्यान रखेंगे, 1498 में और 1502 में भी। नेक्स्ट जो व्यक्ति है पुर्तगीज, वह पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, यानी 1500 ईस्वी में। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है, खास इसके बारे में जानकारी नहीं है,
ठीक है ना, ज़्यादा फैक्ट है इसके बारे में, बस क्रम वाइज समझेंगे हम कि कौन आया, क्रम मिलाने के लिए दिया जा सकता है। 1500 में आता पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इसका आते ही क्या है, जमोरिन के शासक से मतभेद उत्पन्न हो जाता है, दोनों के विचार नहीं मिलते, ठीक है, मतभेद हो जाता है इसके साथ जमोरिन के शासक से। हालांकि फिर बाद में इसको खुश करने के लिए क्या करता है, जो मुस्लिम बेड़ों की जहाजें हैं, अरबी जहाजें, अरब देशों की जहाजें जो हैं अरबी व्यापारियों की, उसको पकड़कर उपहार स्वरूप क्या करता है, जमोरिन को देता है खुश करने के लिए, ठीक है। तो अरबी व्यापारियों की जहाजों को पकड़कर क्या है, उपहार स्वरूप देता है जमोरिन को, कौन, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यानी यह व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा जाता है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से 1509 तक, ठीक है। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है, प्रथम गवर्नर भी कह सकते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसकी एक नीति थी, इसका उद्देश्य था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के कि शांतिपूर्वक व्यापार किया जाए, इसीलिए इसने एक पॉलिसी चलाई, कौन सी पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति का उद्देश्य क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी उद्देश्य था कि शांतिपूर्वक क्या किया जाए, व्यापार किया जाए, ठीक है, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी, ओके। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के ही समय क्या है, पहली बार फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय पहली बार 1503 में कोचीन में क्या होती है, पुर्तगीज की पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है, ओके। तो 1503 में कोचीन में ही पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, क्योंकि बीच में जब वीडियो कट गया था, और वीडियो कटने के साथ हुआ ये कि मैं पढ़ाते चला गया, बताते चला गया, और सारा ये नोट डाउन हो गया, लास्ट में देखा कि वीडियो क्या है, कट चुका है कुछ मैसेज आने की वजह से। तो चलिए हम इसको जो लिखा गया है इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, हमने देखा था कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, 1503 में इसने कोचीन स्थापित की, पहली व्यापारिक कोठी, द्वीप 1509 में, ठीक है। और जीएमटी क्या है, गुजरात, मिस्र और तुर्की की जो नौसैनिक सेना थी, उसने क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पराजित किया, ठीक है। इन्होंने अल्मीडा को पराजित किया, और इस युद्ध में क्या है, जो अल्मीडा का पुत्र था वह मारा गया। हालांकि 1509 में वह वापस जाने से पहले उसने क्या किया, गुजरात, मिस्र और तुर्की की जो नौसैनिक बेड़ा था उसको पराजित किया, ठीक है। ये हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब हम बात करें किसकी, अल्फांसो अल्बुकर्क, अगला वायसराय, इसको क्या है, वास्तविक वायसराय या संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। इसने कुछ नीतियां अपनाई, जैसे इसने स्थानीय विवाह को प्रोत्साहित किया। स्थानीय विवाह को प्रोत्साहित करने मतलब कि जो भारतीय स्त्रियां थी उनसे पुर्तगाली पुरुषों को क्या है, शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि अपनी जनसंख्या यहां बढ़ानी है, शासन प्रशासन में उनकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, व्यापार में आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, उसने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने पर ज्यादा ध्यान दिया, नए दुर्गों का निर्माण पर ध्यान दिया, और स्थानीय व्यापारी जो थे यहाँ इंडिया के उनसे व्यापार या उपहार लेना शुरू किया या प्राप्त किया। ये 4 नीतियां थी अल्फांसो अल्बुकर्क की। इसके अलावा उसने गोवा को 1510 में, ठीक है, छीन लिया, किससे, बीजापुर के आदिलशाही वंश अहमद शाह, ठीक है, गोवा को उसने छीना। फिर जो फारस की खाड़ी पे हरमुज स्थान है, उस पर कब्जा किया, ताकि क्या है, जो व्यापारिक स्थान हमने 3 देखे थे, जो 3 रास्तों से व्यापार होता था मध्य एशिया होते हुए यूरोप, उस पर कब्जा किसका हो गया, पुर्तगालियों का हो गया। उसने मलक्का जो
दक्षिण पूर्व एशिया ने इंडोनेशिया के पास मक्का पर क्या किया, 1511 में कब्जा किया। ओके, फिर उसने और क्या काम किए, सेना में भारतीयों की भर्ती की और अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई। हालांकि सती प्रथा पर रोक भी अकबर ने भी लगाई थी 1592 में, ठीक है, बाजीराव ने भी लगाई थी सती प्रथा पर रोक, मराठों ने भी लगाई थी। लेकिन सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, अल्बुकर्क ने। सती प्रथा क्या होती थी, अगर किसी स्त्री का पति या हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चिता पर क्या है, उसको ही बैठाया जाता था। काफी क्रूर प्रथा थी ये, ठीक है। तो इतने सारे जो फैक्ट्स हैं अल्बुकर्क से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे नीनो डी कुन्हा, अगला गवर्नर की, जो 1529 से 38 तक आता है, ठीक है। तो नीनो डी कुन्हा के इस समय क्या हो, 1530 में राजधानी बनी कौन, गोवा। इसने दीव को भी क्या किया, पुर्तगाली साम्राज्य में या पुर्तगालियों साम्राज्य में क्या, पुर्तगाली क्षेत्र में अपने अधीन कर लिया, ठीक है। तो 1530 में गोवा राजधानी बनती है। फिर एक युद्ध होता है हुमायूं और बहादुर शाह, जो शासक था गुजरात का, ठीक है। तो जैसा कि पता है, 1530 आते आते क्या है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और शासक बनता है हुमायूं, भारत का बादशाह। उसी वक्त गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह, ठीक है। उसके साथ युद्ध होता है हुमायूं का। इस युद्ध में नीनो डी कुन्हा किसका साथ देता है, गुजरात शासक बहादुर शाह का। क्यों साथ देता है, क्योंकि साथ देने के बदले क्या है, बसीन द्वीप उसको प्राप्त होता है। बसीन द्वीप के बदले हुआ क्या है, गुजरात शासक बहादुर शाह का साथ देता है, ठीक है। और इसी युद्ध में क्या होता है, नौसैनिक बेड़े से ये गिरकर बहादुर शाह क्या समुद्र में डूबकर मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। हुगली को भी इसने पुर्तगालियों के लिए एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया और हुगली में क्या है, पुर्तगालियों को उसने स्थापित किया था ले जाकर, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स क्या है, नीनो डी कुन्हा से संबंधित है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट गवर्नर ग्रेसिया द नुनोहा, ठीक है, ग्रेसिया द नुनोहा 1538 में। इसकी कोई खास उपलब्धियां नहीं है, इसने बस इसकी उपलब्धि यह है, इसने श्रीलंका यानी जो सीलोन जो पहले और बाद में क्या कराया, श्रीलंका, उसके अधिकांश क्षेत्रों पर क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। तो श्रीलंका के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा किसने द्वारा किया गया, ग्रेसिया द नुनोहा, ठीक है। बाद में श्रीलंका पर पूरा अधिकार या पूर्ण रूप से अधिकार यानी पुर्तगीजों को हराकर किसने किया, डचों ने किया। इसकी बात हम आगे करेंगे। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल मार्टिन डिसूजा यानी 1542 में, कोई खास फैक्ट इससे रिलेटेड नहीं है। इसका एक फैक्ट है कि सेंट जेवियर, फ्रांसिस जेवियर क्या है, इसके समय भारत आए और ईसाई मिशनरियों के थ्रू क्या हुआ, धर्म परिवर्तन का काम शुरू हुआ। ओके, अभी हम बात करेंगे आगे क्यों असफल है, उसमें इनका ये धर्म परिवर्तन से रिलेटेड भी फैक्ट आएगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, जो गवर्नर जनरल वो कौन है, डॉन जोडो ग्रास्टो। जॉन डोजो ग्रास्टो जो लास्ट पुर्तगाली गवर्नर है, इसी के समय क्या होता है, पुर्तगाली साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। ओके, तो ये हमारे क्रम वाइज हो गए सारे पुर्तगाली गवर्नर्स। अब हम बात करेंगे कि इनकी व्यापारिक केंद्र कहां कहां भारत में इन्होंने स्थापित की थी। सबसे पहले कोचीन में की थी 1503 में, हमने यहां देखा, ठीक है, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। फिर कन्नूर 1505 में, गोवा 1530 में राजधानी बन जाती है। दमन दीव पुर्तगालियों के कब्जे में था। बसई, साष्टी, चौल, बंबई और सेंथेन। साष्टी गोवा में है, बसई चौल कहाँ है, और मुंबई महाराष्ट्र में है, बंबई के किनारे हैं ये, और सेंथोम मद्रास में है। तो इन सब जगहों पर व्यापारिक केंद्र किसका रहा है, पुर्तगालियों का। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, कि ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज क्या हुए, विजयी हुए पूरे साम्राज्य फैलाने में अपना, कहा, भारत में, ठीक है। और क्या कारण रहा कि पुर्तगीज असफल हो गए भारत में साम्राज्य इतना स्थापित करने में। सबसे पहला कारण हमने यही बात करेंगे, यह अधार्मिक असहिष्णु थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम लोगों को परिवर्तित करने की कोशिश की ईसाई धर्म में। ये तो पहला कारण था, धार्मिक असहिष्णुता इनकी बहुत ज्यादा थी।
दूसरा कारण क्या था? यूरोपीय जो इनके अलग कंट्री के जो यूरोपीय लोग यहाँ आए, जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगीज नहीं, डेन, ठीक है, इनके साथ इनकी प्रतिद्वंदता काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, ये भी कारण रहा क्या इनके असफल होने। और एक कारण था क्या, किसी बीच इन्होंने ब्राजील की खोज हो गई पुर्तगालियों की। ठीक है, ब्राजील की तरफ ये लोग बढ़ चुके या दक्षिण अमेरिका की तरफ चले गए, अपने आप को केंद्रित किधर कर दिया, पश्चिम की ओर, यानी दक्षिण अमेरिका साइड। सारा गतिविधियां साम्राज्यवाद अपना उधर फैलाने लगे और इधर क्या है, ध्यान इन्होंने कम दिया। ओके, तो ये मेन कारण थे भारत में असफल होने के। तो पुर्तगीज जो भारत में आए, तो इसका कुछ परिणाम भी पड़ा होगा भारत पर। क्या परिणाम हुए? जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, परिणाम पे बात करें अगर हम, तो सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई पुर्तगीज द्वारा गोवा में 1556 में। प्रिंट मीडिया जो आज हम भी देखते हैं, आज भी देखते हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहले कौन लेकर आए? पुर्तगीज 1556 में गोवा में स्थापना की। इनके समय क्या हुआ, एक आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, गोथिक कला जिसे कहा गया, गोथिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुर्तगाली कला, पुर्तगीज आर्ट और भारतीय आर्ट का ये क्या है, मिश्रित रूप है। इसे क्या कहते हैं, गोथिक कला। तो गोथिक कला किसका मिश्रित रूप है? पुर्तगीज कला और भारतीय कला का। और इन्होंने क्या प्रयास किया, क्या परिणाम है भारत में आने पर? धर्म परिवर्तन बृहद स्तर पर इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, ये भी एक परिणाम था। इसीलिए 1540 में क्या है, गोवा में आप देखेंगे मंदिर कम है। 1540 आते आते सारे मंदिरों को गोवा में क्या कर दिया गया, पुर्तगीजों द्वारा नष्ट कर दिया गया। ओके, और अगल बगल के क्षेत्रों में भी क्या है, मंदिरों को नष्ट किया गया। 1560 में इन्होंने इसे ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गोवा में। ठीक है, ईसाई धर्म न्यायालय की। और कोई इसके विरुद्ध जाता था तो उसके धर्मद्रोह की क्या है, उसके खिलाफ धर्मद्रोह का केस शुरू किया जाता था ईसाई धर्म न्यायालय में। ओके, और इन्होंने क्या किया, इनका क्या परिणाम हुए? मध्य अमेरिका से क्या लेकर आए, मैट, चटाई मत समझिएगा, मैट मतलब मक्का, आलू और तंबाकू। ठीक है, ये सारे मूल ओरिजिन कहां से हैं, इनका ओरिजिन कहां है, मध्य अमेरिका में। ये मत समझिएगा आलू, मक्का, तंबाकू क्या है, भारत के मूल प्रजातियां हैं। ये सब कहां है, मध्य अमेरिका से पुर्तगीज लेकर आए। ठीक है, ये होंगे असफलता के कारण परिणाम क्या पड़े भारत पर और इनका क्रम और सारे गवर्नर्स। ठीक है, पुर्तगीज जो थे इनका पूरा पूर्ण स्वामित्व था किस पर, हिंद महासागर पर। इन्होंने सभी को पराजित कर रखा था। ठीक है, इनकी नौसेना काफी अच्छी थी, इसलिए इन्होंने कार्टज, दो व्यवस्थाएं प्रारंभ की, कार्टज और काफिला। कार्टज क्या था, परमिट था, वहां से जाने से, हिंद महासागर से गुजरने का, व्यापार करने का परमिट लेनी पड़ती थी। इवन अकबर को भी की, भारत बादशाह अकबर को भी क्या है, कार्टेज लेना पड़ा पुर्तगीजों से। हालांकि उन्हें निःशुल्क मिला, भारत के बादशाह थे, उन्हें निःशुल्क दिया गया। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो क्या हुआ, उन्होंने क्या है, पुर्तगीजों की अधीनता स्वीकार कर ली एक तरह से। ठीक है, और काफिला व्यवस्था क्या थी, काफिला व्यवस्था के तहत क्या होता था कि बहुत सारे स्थानीय व्यापारी जो हैं झुंड में या काफिले में क्या है, व्यापार करने समुद्री मार्ग से जाते थे। ठीक है, तो इसलिए पुर्तगीजों द्वारा काफिला व्यवस्था शुरू की गई। इसमें दो तरह की बातें थी। पहला, जो समुद्री डकैत थे या डाकू थे, उनसे सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, और पुर्तगीजों की नौसेना क्या है, इनके साथ साथ चलती थी। ओके, डाकुओं से सुरक्षा के लिए। और यह भी देखती थी क्या, दूसरा पॉइंट, पहला तो डाकुओं से इनकी सुरक्षा करती, दूसरा कि ये कहीं पुर्तगाली व्यवसाय, ठीक है, पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर कहीं व्यापार न करने लगे। ठीक है, उस समय क्या था कि काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार किसी के लिए नहीं था, सिर्फ पुर्तगीजों के लिए था। ओके, तो इस तरह हमने यूरोप वासियों के आगमन में पहला पॉइंट हमने पुर्तगीज को का डिस्कशन कर लिया था। ठीक है,
थ्रू सारे पुर्तगीज गवर्नर्स, व्यापारिक केंद्र, और क्यों असफल रहे, क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में हमने सब चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे पुर्तगीज। तो देख लिया हमने डच, अंग्रेज, डन, फ्रांसीसी, स्विस, जो भी जितना कंप्लीट होता है कम समय में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ।